तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो स्पेशल बुक की बात कर रहे हैं चलो, जो महेश कुमार बर्णवाल का बुक है उसका पहला अध्याय हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये है दूसरा अध्याय आप सभी के सामने। दूसरे अध्याय को आज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा लास्ट में यहाँ देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हैं 7th और 9th का, यानी कि जो क्वेश्चन ये देख सकते हैं जो कल वाला जो मैं पढ़ाया था पहला चैप्टर का, उसका भी क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सीरीज भी करना है, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा वो सारे चैप्टर का क्वेश्चन आते रहेगा। तो ये जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों एक ही साथ कंबाइंड। ठीक है, तो पहला चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर के बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन आज ही कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो सेशन चल रहा है ना, ये सेशन को आप पढ़ लीजिएगा तो एनसीईआरटी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल ही एनसीईआरटी है ना। बीपीएससी ये बीपीएससी का जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें से क्वेश्चन जो है भर भर के आया हुआ था और मैं एनालिसिस करके दिखाया था कि वो एनसीईआरटी से भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड की किताबों में से आया हुआ है। और मैं एक अलग एनालिसिस करके दिखाया था कि सारे क्वेश्चन सिर्फ एक बुक से अगर कहा जाए कि किसी एक बुक को पढ़ लिया जाए कि ज्योग्राफी का लगभग 48 में से 40 क्वेश्चन हम लोग को एक ही बुक से मिल जाए, तो ये वही बुक है जिसमें से सिर्फ एक ही बुक ये पढ़ लेते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको डील हो जाएगा, बन जाएगा। कम से कम 40+ क्वेश्चन कन्फर्म लड़ेगा, इतनी गारंटी है कन्फर्म लड़ेगा, क्योंकि टोटली ये एनसीईआरटी वाला दिया है। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी को पहले से पता होगा, जो बच्चे जानते होंगे महेश कुमार बर्णवाल के बुक के बारे में, बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें से इतना कंटेंट दिया रहता है कि कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहता है। तो ये दूसरे अध्याय का नाम है भारत की भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, क्या नाम है भैया? भारत का भूगर्भिक इतिहास। अब आते हैं इसको देखते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है भूगर्भिक संरचना, यानी भूमि की हमारी जो भारत की भूगर्भिक संरचना है किस तरह से। तो किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना, उसके अध्ययन के बारे में इस देश के विभिन्न भागों के मिलने वाली चट्टानों, प्रकृति के उसके स्वरूप से जानकारी मिलती है। यानी चट्टानों से हमें भूमि की संरचना का पता चलता है कि भूमि के जो है किस तरह का चट्टान है, किस तरह का नहीं है ना। तलछट के जमाव में निर्मित भूमि के परतदार एवं औषधि चट्टानें पाई जाती है, यानी कि जो परतदार जो चट्टान होते हैं, परतदार चट्टानों को ही औषधि चट्टान कहा जाता है। याद रखिएगा, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। औषधि पहला होता है अग्नेय, दूसरा औषधि, तीसरा रूपांतरित होता है। ठीक है, इसमें उर्वरा मृदा की निर्माण होती है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है, यानी गंगा के मैदान जो है एक तरह से उर्वरा मैदान है, यानी उपजाऊ मैदान है। ठीक है, इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टान जिसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, यानी अनउपजाऊ होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। यानी जो चट्टान जो अनउपजाऊ है, जिन क्षेत्रों को जहाँ की जो चट्टान है जो प्राचीन रूप के प्राचीन कालों की चट्टान है, वहाँ की मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होती है, तो उन चट्टानों में मोस्टली जो है खनिज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आगे आते हैं चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टान का जो निर्माण होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है और दूसरी चट्टानों का निर्माण इन आदि चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन से होता है। मतलब क्या है, चट्टान किस प्रकार बनते हैं, ये सब 7th क्लास का जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें बता रहा था कि चट्टानों का निर्माण जो होता है कैसे होता है। चट्टानों का निर्माण 3 तरह से होता है। एक पहला कि अग्नेय चट्टान जो कि ज्वालामुखी से बनता है, यानी कि धरती के नीचे से जब निकलता है मैग्मा और बाहर निकल के यही सूख के लावा बन जाता है, और ये लावा गिरने के कारण यहाँ पर जमा होने के कारण क्या होता है कि चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम लोग अग्नेय चट्टान करते हैं। और यही चट्टान अग्नेय चट्टान पर परत दर परत चढ़ते जाता है, तो इसको औषधि चट्टान कहते हैं। ठीक है ना, या औषधों के जमा होने से जो बनता है तो औषधि चट्टान बोलते हैं। और यही चट्टान जब बहुत हजारों वर्षों के बाद अपनी रूप बदल लेता है, और रूप कैसे बदलेगा, टूटने के बाद, घिसने के बाद, हवाओं से, तापमान से, बहुत सारे कारणों से इसका रूप बदल गया। जैसे चूना जो है ना बदल के संगमरमर बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वह उसको बोलेंगे रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो चट्टानों का निर्माण हालांकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ आप सभी को। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसमें क्या है ना। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज यहाँ जी रुकिए यहीं से, ठीक है, यहाँ ही चट्टान दिए। धात्विक खनिजों में लोहा, मैग्नीज आदि शामिल होते हैं। तो धात्विक जो खनिज होता है, देखिए खनिजों को 2 भागों में बांटा हुआ था, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। और धात्विक को भी 2 भागों में बांटा हुआ था, लौह और अलौह। और अधात्विक को भी 2 भागों में बांटा हुआ था, कार्बनिक और अकार्बनिक। ये था शायद ये 7th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है। वो सारी चीज़ें मैं पहले आप सबको पढ़ा चुका हूँ, वही चीज़ें यहाँ पर फिर दोबारा रिवीजन हो रहा है और कुछ नया चीज़ें हम लोग यहाँ से देखने के लिए भी मिल सकता है। ठीक है, तो धात्विक खनिजों कौन आ जाएगा, लोहा, सोना, मैग्नीज, ठीक है, आदि जो है शामिल होते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और न्यूनतम दोनों प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, एक और प्रायद्वीपीय भारत के आर्कियन युग की जो प्राचीनतम चट्टान है, तो यानी आर्कियन युग की जो चट्टान है वो क्या है, प्राचीन चट्टान है। क्वेश्चन पूछेगा आर्कियन युग की चट्टानें जो होती है या निम्न में से कौन से प्राचीनतम युग की चट्टानें हैं, ऑप्शन में रहेगा आर्कियन युग का। ठीक है, तो आर्कियन युग की चट्टानें जो होती है पुरानी चट्टानें, और मैदानी भाग जो है ये क्वाटरनरी युग की है। एक बार बिहार वाला किसी एग्जाम में सीडीपी के एग्जाम में पूछा हुआ था, बिहार के जो मैदानी भाग है वो किस युग की है, तो यही क्वाटरनरी युग का है, याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखें तो जो मैदानी भाग होता है ना वो क्वाटरनरी युग होता है, और जो चट्टानी भाग जो प्रायद्वीपीय भारत है वो आर्कियन युग की है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो क्वाटरनरी युग है ये न्यूनतम युग की है, और आर्कियन जो है ये प्राचीनतम युग की है, ठीक है। इससे भूतत्विक विशेषताओं के कारण पृथ्वी को तीन बृहद भागों में तीन बृहद भाग कौन कौन। पहला भाग दिया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो कि गोंडवाना लैंड का समूह, और गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं मैं कई बार बताऊँ कि पृथ्वी जो था शुरू में एक ही महाद्वीप था और एक ही क्या बोलते हैं उसको महासागर था जिसका नाम था पेंजिया और पेंथलासा, और ये जो महाद्वीप जो है एक ही जो महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट था बाद में दो भागों में टूट गया जिसका नाम अंगारा लैंड और इसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड पड़ा। और यही गोंडवाना लैंड बाद में और ऊपर के अंगारा लैंड टूटकर 7 बड़े बड़े महाद्वीप और 9 छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट गया, यानी लगभग 6 बड़े प्लेटों में और 9 छोटे प्लेटों में ये टूट गया, है ना, मतलब अलग अलग भागों में टूट गया जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। तो भारत जो है किस कॉन्टिनेंट से आया था, शुरुआती समय देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये प्राचीन चट्टानों में से एक हो गया क्योंकि 20 करोड़ वर्ष पहले का है ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के अग्रय चट्टानों से निर्मित है जो कि नीस और ईस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये अग्रय चट्टान जो आर्कियन युग के जो अग्रय चट्टान थे अब जो है वो रूप बदल के क्या बन गए हैं, तो रूप बदल के नीस से वह शिष्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो आर्कियन युग के जो चट्टाने थे अब जो है इतने पुराने हो गए कि ये नीस से शिष्ट बन चुके हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों भारत की संरचना में चट्टान निम्न क्रम में है। अभी इसका क्रम दिया है भारत के चट्टानों का वर्गीकरण। अभी वर्गीकरण बांटा हुआ है किन किन कालखंडों में बांटा हुआ है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आदि महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टान, ठीक है। आदि महाकल्प मतलब होता है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो आर्कियन दूसरा धारवाड़ का, ठीक है। दूसरा लिखा है कि ना पुरान महाकल्प की चट्टान है जिसमें कुड़प्पा की चट्टान है। कुड़प्पा को 2 भागों में बांटा गया, निचली कुड़प्पा और ऊपरी कुड़प्पा, ठीक है। उसके बाद है विध्यन क्रम की चट्टान। विध्यन को भी 2 भागों में बांटा गया, निचली विध्यन मतलब निम्न विध्यन और ऊपरी विध्यन, ठीक है। उसके बाद से दिल्ली क्रम की चट्टान है और हिमाचल क्रम की चट्टान है। अब आइए द्रविडियन महाकल्प की चट्टान जो है कैम्ब्रियन युग की, आर्डोविशियन के युग की, सिल्यूरियन का, डेवोनियन का और कार्बोनिफेरस का इस युग का है। कार्बोनिफेरस को 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी मध्य और निचली कार्बोनिफेरस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो गोंडवाना समूह का है। गोंडवाना समूह को भी 3 भागों में बांटा गया है, निचली मध्य और ऊपरी गोंडवाना समूह, ठीक है। ये सब है ना चट्टानों का वर्गीकरण जो भारत में जितने भी चट्टान है उसको बांटा गया, जैसे ना ये आदिकाल, पुराने काल, द्रविडियन युग के, आर्कियन युग का एज के हिसाब से बताया कि किस किस काल में इस चट्टानों का नाम क्या रहा और किस किस चट्टानों में कौन सी चट्टानों की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे नीचे में है ना यही आर्य महाकल्प की चट्टाने का ही हिस्सा है। नीचे आएंगे तो ये सारे हिस्सा है। आप चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके इस सारे चट्टानों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आएंगे तो आर्कियन युग की चट्टानें देखेंगे, आर्कियन चट्टान की, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा उस चीज़ों को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे लोग दिमाग में चाहे कॉपी में, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्कियन क्रम के चट्टाने को देखेंगे तो ये चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंड होने के कारण फलस्वरूप, यानी पृथ्वी जो गर्म थी शुरुआती समय में जब ठंडा हो रहा था तो कौन से चट्टानों का निर्माण हुआ, तो आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये प्राचीनतम चट्टान है अर्थात ये मूलभूत चट्टान है, यानी शुरुआती समय का चट्टान यही आर्कियन युग की चट्टान है। पृथ्वी की इतिहास लगभग 86.7% भाग का कैम्ब्रियन पूर्व यानी कि आर्कियन युग का आर्कियन युग में हुआ है, ठीक है। यानी पृथ्वी का अगर देखेंगे कि लगभग 86% जो भाग है वो किस युग का या किस समय का है या किस चट्टानों का है, तो याद रखिएगा आर्कियन के चट्टानों का है। पृथ्वी का जो है 86% जो भाग है उसी समय का है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अगला लिखा हुआ है कि अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप से नष्ट हो चुका है, ठीक है। नष्ट होने के बाद ये नीस और शिष्ट बन चुका है, यानी कि रूप बदल लिया है। ये आर्कियन युग के चट्टान तो क्या बन गया, नीस और शिष्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत को 2/3 भाग आदिकल्प यानी आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत के जो आर्कियन चट्टान है यानी आदिकल्प चट्टान है इसको 3 भागों में बांटा गया, बंगाल नीस, नीलगिरी नीस और बुंदेलखंड नीस, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन है, याद रखना पूछेगा इनमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन कोई आर्कियन चट्टानों है या सबसे पुराना आर्कियन चट्टान जो है कौन सा है, तो बुंदेलखंड का नीस है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया आर्कियन युग के चट्टानों को, बंगाल का, नीलगिरी का और बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड जिसमें से सबसे पुराना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो आर्कियन चट्टानों में भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना इत्यादि धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं, ठीक है।
ये चट्टान जो है कर्नाटक क्षेत्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है और महान हिमालय के गर्भ की रीढ़ की हड्डी में समान ये चट्टानें मौजूद है। तो याद रखिएगा आर्कियन युग की चट्टानें जो है साउथ में भी है, दक्षिण भारत में भी है और महान हिमालय के हिस्सा में भी इसको पाने की संभावना है। ठीक है, याद रखिएगा। उस आर्कियन युग की चट्टानें हो गई, आर्कियन युग की चट्टानें देख सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे महान हिमालय के यहाँ पर आ जा रहा है जो कि कंचनजंगा के पास में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे युग की चट्टानें, यहाँ देखेंगे धारवाड़ की चट्टान है और ये चट्टानों से एक क्वेश्चन एग्जामों में बिल्कुल आता है और पिछले ही बीपीसी शायद 2 में या 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ था चट्टान से। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण का फलस्वरूप जब आर्कियन युग का चट्टान जो होता है जो उसका निक्षेपण होता है, निक्षेपण अपरदन मतलब होता है कि किसी भी कारण से वो टूटेगा, घिसेगा, बर्बाद होगा, तब वो जो नया चट्टान बनेगा उसको बोलेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, ये प्राचीनतम चट्टान परतदार चट्टान है। एक तो पुराना है, दूसरा परतदार चट्टान है। तो प्राचीनतम परतदार मतलब होता है परत एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, तो परतदार चट्टान है और यह अत्यंत ही रूपांतरित और विरूपित हो चुकी है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रूप बदल चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे, है ना, धारवाड़ की चट्टानें बोलेंगे। समझेंगे ना। अरावली जो पर्वत है इसका निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। देख रहे, याद रखना क्वेश्चन 2 को पूछता है अरावली से, सबसे पूछेगा कि सबसे पुराना पर्वत तो अरावली पर्वत। ठीक है, और विश्व का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है तो अरावली पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि धारवाड़ युग की चट्टानें है। ठीक है, और इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ शिमोगा जिले से हुआ। यह प्रायद्वीपीय एवं बाह्य प्रायद्वीप दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, देखेंगे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें तो है, धारवाड़ क्रम के मूलतः तीन बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिले में, जहाँ इसका विस्तार तमिलनाडु और नीलगिरी मदुरई के जिले तक है, और छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मेघालय पठार के पहाड़ियों से मिला हुआ है, और दिल्ली के अरावली और रियोली श्रेणी यानी दिल्ली श्रेणी से लेकर अरवल तक यानी हिमाचल प्रदेश तक इसका फैला हुआ है। कौन सी चट्टान है, तो आप धारवाड़ क्रम की चट्टान ये है। धारवाड़ क्रम की चट्टान देख सकते हैं किधर किधर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, मैप के हिसाब से। अब ये भारत के धारवाड़ चट्टानें में देखेंगे क्या लिखा हुआ। भारत के धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों में विभिन्न क्षेत्रों में इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है। दक्षिण प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक में, है ना, दक्षिणी में इसको क्या बोलते हैं दक्षिण प्रदेश, और उत्तरी कर्नाटक में कावेरी घाटी तक धारवाड़, है ना, यानी उत्तरी कर्नाटक से कावेरी तक के जो घाटी है उसको धारवाड़, मध्यवर्ती एवं पूर्वी दक्षिण प्रदेश, है ना, सासर श्रेणी, है ना, पूर्वी मध्य दक्षिण प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं सासर श्रेणी, बालघाट एवं भटंडा में चिली श्रेणी, हजारीबाग में गुंडाइट श्रेणी, और विशाखापट्टनम इसे कुदोराइट श्रेणी, और गुजरात में इसको चंपानेर श्रेणी बोलते हैं, और दिल्ली के निकट इसको अरावली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के धारवाड़ चट्टानें जो है इसको दिल्ली के निकट किस श्रेणी के चट्टान कहा जाता है, तो अरावली श्रेणी की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, अगला पेज में आएंगे, अगले पेज में देखेंगे यहाँ पर लिखा है तो बाह्य प्रायद्वीपीय धारवाड़ की चट्टानें के बारे में देखेंगे। तो पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाई पर्वतीय श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट बरेली श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा असम के क्षेत्र में इसको शिलोंग श्रेणी के पठार के नाम से जाना जाता है। बाह्य जो प्रायद्वीपीय चट्टान जो है इसको असम के पठारी भाग में, असम का पठारी भाग कौन सा जाना जाता है किस नाम से, तो याद रखिए बस इतना ही याद रखिए कि असम के पठारी भाग को शिलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है या फेमस है। ठीक है, इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार का धात्विक खनिज यानी लोहा, सोना, मैग्नीज और क्रोमियम यहीं पर पाया जाता है, तांबा वगैरह। अब ये कुडापा क्रम की चट्टानें आएंगे। तो कुडप्पा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन होगा, उसके निक्षेपण से कुडप्पा बना। अब ये सीक्वेंस याद रखिए किसके निक्षेपण और से कौन सा चट्टान बन रहा है कि नहीं। ये देखिए कुडप्पा कैसे बना, धारवाड़ की निक्षेपण से बना। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ को याद रखिएगा तो आपको सीधा सीधा याद होते रहेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा, इसको दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। ठीक है, आर्कियन क्रम चट्टानें जो है ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ पर देखिए, आगे इसको दिमाग में पूरी तरह से लोड कर लीजिएगा। आर्कियन जो चट्टानें थी, है ना, आर्कियन चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप कौन से बना, धारवाड़ बना। तो आर्कियन से बना धारवाड़, और धारवाड़ से कौन बनेगा भैया, तो धारवाड़ से बनेगा याद रखिएगा कुडप्पा। ठीक है, मतलब कि आर्कियन और पुराना हुआ तो धारवाड़ कला है, और धारवाड़ का अपरदन और निक्षेपण के बाद में क्या कहलाने लगेगा, कुडप्पा कहने लगेगा। ठीक है, कुडप्पा चट्टान कहने लगेगा। ठीक है, इस चट्टानों का निर्माण इस प्रकार के सभी परतदार चट्टान भी है। ठीक है, उसको देखेंगे तो इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है तथा इस चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है। अब यानी कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है उसमें क्या है, जीवाश्म वगैरह की अभाव रहती है। ठीक है,
इस चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया। यानी कुडप्पा चट्टानें जो है कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर वो क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश से कुडप्पा क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा लिखा है जहाँ यह अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। तो पूछेगा निम्न में से कौन सा चट्टान जो है अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है या फैली हुई है। तो कौन सा चट्टान है भैया, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो आंध्र प्रदेश में। यह चट्टान मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी पूर्व राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के जो कुडप्पा श्रेणी की चट्टानें यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान की कुडप्पा श्रेणी की चट्टानें जो है ये दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा निम्न से दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है ना, किस क्षेत्र को कहते हैं, तो राजस्थान का जो कुडप्पा श्रेणी की चट्टान है वो दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बलुए पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर और है ना एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस क्रम के चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें संगमरमर मिलता है, हीरा मिलता है, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बताएंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखेंगे तो ये चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य हुआ है। तो याद रखिए गोंडवाना समूह की चट्टान जो है कब से कब हुआ है, तो कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग के मध्य इसकी उत्पत्ति हो रही है गोंडवाना समूह के। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ियाँ और प्रदेश में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में पाया जा रहा है। इसको देख सकते हैं यहाँ पर, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो इन क्षेत्रों में जो है कौन सा पाया जा रहा है चट्टान, तो गोंडवाना समूह के चट्टान पाया जा रहा है। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण घाटियों के नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। यानी नदियों के द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से चट्टान का निर्माण। भारत का 98% कोयला इसी चट्टान का है, जो कि 10th क्लास में या 8th क्लास में शायद दिया हुआ था। 8th क्लास में जो पढ़ा रहता है कि कोयला दो प्रकार को, कोयला मतलब प्राप्त होने की क्रिया में देखा जाएगा तो दो तरह से मतलब प्राप्त मिलता है। एक गोंडवाना समूह का जो कोयला वो लगभग 98% जो है भाग उसी का है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी पाया जाता है। ठीक है, अब आइए डक्कन ट्रैप देखेंगे। डक्कन ट्रैप का देखेंगे तो ये है ना क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में है ना व्यापक ज्वालामुखी क्रिया है, जिसमें बेसाल्ट लावा के प्रवाह, सीढ़ीनुमा भू-आकृतियाँ निर्माण। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र के अधिकांश भाग एवं गुजरात एवं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की साइड में भैया तो दक्षिण और पश्चिम में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप पे किधर गया भैया, दक्कन ट्रैप सेल भवन सड़क का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप सेलों से, यानी दक्कन ट्रैप को जो पत्थर होता है इससे क्या बनता है, घड़ बनता है ना। यह क्वार्ट्ज बॉक्साइड और अर्धमूल्य पत्थर भी पाया जाता है। यहाँ पर बॉक्साइड भी पाया जाता है और अर्धमूल्य पत्थर भी पाया जाता है, जिसका मूल्य आधार रहता है, मतलब उतना मूल्य का नहीं, मूल्यवान नहीं रहता है। इस ट्रैप का कहने कारण, इसे ट्रैप कहने के कारण यह है कि लावा से प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, यह संरचना बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों में निर्मित होती है। यह चट्टानें काफ़ी कठोर होती है। यह चट्टान विखंडन से काली मिट्टी के निर्माण करती है, जिससे कपास की मिट्टी और काली मिट्टी बनती है। तो याद रखना बेसाल्ट की चट्टानें और डोलोमाइट की चट्टानें होती है। ये चट्टानें जो होती है ना, ये घिसने के बाद, टूटने के बाद क्या होती है, बेसाल्ट की चट्टानें होती है तो वो काली मिट्टी बन जाती है। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जिसमें कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आगे आएंगे, यहाँ देखेंगे तो विध्यन क्रम के चट्टानें हैं। तो विध्यन क्रम के चट्टानें देखेंगे तो इसका नामकरण विध्यन पठार के नाम पर पड़ा है। गंगा का मैदान और दक्कन के बीच में विभाजक का काम करता है। यानी गंगा का मैदान और इस नीचे साइड में देखेंगे तो दक्कन जो पठार है उसके बीच में विभाजक का काम कर रहा है कौन, ये विध्यन की पहाड़ी। विध्यन प्रणालियाँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यानी कि जो विंध्याचल के जो पहाड़ी है, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस पहाड़ी का विस्तार बिहार के रोहतास यानी सासाराम जिला तक है, तो कहाँ तक, कौन सा भैया, तो ये है विंध्याचल चट्टान जो है, विंध्याचल श्रेणी जो है ये वहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, बांदर श्रेणी ना, बिजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी विध्यंस क्रम के चट्टानों का अंतर्गत आता है। यानी कि कैमूर जो श्रेणी है, क्वेश्चन पूछेगा कैमूर श्रेणी किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल का हिस्सा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये परतदार चट्टान है। इसका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा होता है। चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर आदि मिलते हैं। चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट में किया जाता है। यही कारण है कि सासाराम साइड में वहाँ पर चूना पत्थर का अधिक मात्रा पाए जाने के कारण कैमूर और रोहतास में है ना वहाँ पर एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई थी, जो कि उसकी वजह से वो एरिया का नाम डालमिया नगर पड़ गया। ठीक है, आज भी उस एरिया का नाम है डालमिया नगर, जहाँ पर सीमेंट उद्योग का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी मात्रा में किया जाता है, पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था। ठीक,
जबकि बलुआ पत्थर दिल्ली में लाल किला और मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप आदि निर्माण हुआ है। पन्न गोलकुंडा के प्रसिद्ध हीरा की खान है, विध्यंत क्रम की चट्टान है। याद रखना, पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध जो हीरा की खान जो है ये किस क्रम की चट्टान है, तो विध्यंत क्रम के ही चट्टान है। ठीक है ना, पन्ना और गोलकुंड, पन्ना जो हीरा की खान जो है गोलकुंडा, ये मध्य प्रदेश में। याद रखना कि पन्ना और हीरा जो होता है ये कहाँ प्राप्त होता है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसी का आसपास का बोल रहा है, ये विध्यंत क्रम की चट्टान ही है। अब ये टर्सरी क्रम की चट्टान है। टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इओसीन युग में और प्लायोसीन युग के बीच में हुआ था। इओसीन और प्लायोसीन के बीच में कौन से, इओसीन और प्लायोसीन युग के बीच में किस चट्टान का उत्पादन होता है, टर्सरी युग की चट्टान है। टर्सरी युग की चट्टान जो हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, यह प्रायद्वीप भारत में केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इस क्रम की चट्टानों से पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो पूछेगा टर्सरी निम्न में से किस चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, तो टर्सरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, कश्मीर से कुमायूं के क्षेत्र में विकसित पाया जाता है और इसे ना कश्मीर से कुमायूं तो इसको क्या बोलते हैं, लीलांग क्रम के नाम से जानता था, लीलांग क्रम के नाम से जानता है। अब ये टर्सरी युग की चट्टान है, सॉरी क्वाटरनरी युग की चट्टान है। क्वाटरनरी चट्टान इसके अंतर्गत जो होता है प्लीस्टोसीन और वर्तमान में हेलियोसीन युगीन सम्मिलित है। ठीक है, प्लीस्टोसीन क्रम के जो सैल यानी पत्थर जो होते हैं उसका विस्तार कश्मीर की घाटी, झेलम, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, कृष्ण नदी की ऊपरी घाटियों में है। ठीक है, गंगा और सतलज के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदी ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर कांच के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ ये चीज़ें जो है ना, मैं ऑलरेडी उसको पहले से करके रखा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, कभी कभार इंसान ऊपर वाला छोड़ देता है, तो आप लोग कहते हैं कि उसको मिस करके मैं चला गया, छोड़ दिया। ठीक है, तो सारे चीज़ों को मैं अब पढ़ते रहूँगा, रीडिंग देते रहूँगा। जो चीज़ें आपको भी लगेगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको खुद से भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा उसको मैं नोट डाउन कर लूँ, और वो एक्चुअली में मैं पहले का ये टिक लगा हुआ है। जो चीज़ें मुझे है ना जो नया मिलती है या ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलता है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तरीके से दिमाग में पहले से लोड है उसको मैं अक्सर छोड़ देता हूँ। जैसे आप भी कभी भी बुक में ऐसे अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए, तो उस चीज़ों को अंडरलाइन ना कीजिए जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ों को ही अंडरलाइन किया जाता है जो जिस चीज़ें की भूलने की संभावना रहती है या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा लिख लीजिए, है कि नहीं है। और जो चीज़ आप भूल ही नहीं सकते उसको अंडरलाइन कीजिए या कुछ भी कीजिए, उससे क्या फ़ायदा है कि नहीं है। तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ करेवा सरोवर जो है, करेवा सरोवर निक्षेप, जिसमें बादाम, अखरोट और जाफरान की खेती की जाती है। तो करेवा सरोवर जो निक्षेप है यहाँ पर किस चीज़ की खेती की जाती है, तो ड्राई फ्रूट्स की, यानी बादाम, अखरोट और जाफरान की खेती की जाती है। यहाँ देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, तो भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है। यहाँ अनेक जल प्रपात मिलते हैं, यहाँ जल विद्युत उत्पादन का भी संभावना है। और पठारी भागों में अनेक प्राकृतिक खड्डे मिलने के कारण यहाँ तालाबों की भी अधिकता है ना पठारी भागों में, और यहाँ सिंचाई की व्यवस्था भी आसानी से हो जाता है। दक्कन में लावा पठार अपर्दन और पिछड़ने के कारण उपजाऊ काली मिट्टी निर्माण होता है, जिससे कपास की खेती के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त है। उसको देखें तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट की तरफ में, जिसके कारण मसालों वसालों और चाय कॉफ़ी के वगैरह भी उत्पादन हो जाता है अच्छा खासा। ठीक है, पश्चिमी घाट में अत्यधिक वर्षावरण कर सदाबहार वन भी मिलते हैं, जिसके कारण सागौन, देवदार, महोगनी, चंदन, बांस आदि की वृक्ष भी वहाँ पाए जाते हैं। उसके साथ साथ घास की भूमियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के खनिज के संसाधन का अधिकतम भाग जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, जो खनिज संसाधन का मूल्य भाग है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार भारत का रूर प्रदेश का आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। और ये जो है पीआरटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है ना, तो पूछेगा भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है, मतलब अधिक भंडार है यहाँ पर। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर विभिन्न खनिज आधारित उद्योगों का यहाँ पर स्थापना हो चुका है। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, छोटा नागपुर को बोलते हैं। ठीक है, पठारी भागों में है ना, उसको देखेंगे तो पठारी भागों में अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं। लैगून उसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कि जैसे हम लोग का ये है ना, ये जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत है ना, एक्चुअली में ये ऐसे ना होके ये ऐसे ऐसे मान के चलो, ऐसे 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 एक्चुअली में है ना, ऐसे ऐसे हम लोग का भारत जो है पूरी तरह से ऐसे ऐसे बना हुआ। ठीक है, कटा छटा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये कटा छटा ऐसे 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 कटा छटा बना हुआ। ठीक है, अब क्या होता है ना, कभी कभी कारण क्या होता है कि कभी कभी किसी कारणों से क्या होता है, मान के चलो कि ये एरिया ब्लॉक हो गया, ये एरिया ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये एरिया ब्लॉक हो गया, ऐसे सीधा रास्ता हो गया, तो यहाँ पर जो ये जो बच गया, ये क्या हो गया, एक तरह से झील के बन गया, जो समुद्र का पानी उसमें ब्लॉक हो गया, उसी झील को बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि भारत का जो चिल्का झील है, तो क्वेश्चन पूछता है कई बार कि सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील जो लैगून झील है वो है चिल्का झील। ठीक है,
उत्तर की विशाल पर्वतमाला देखेंगे। उत्तर के विशाल पर्वतमाला में देखेंगे तो भारत के उत्तर के विशाल पर्वतमाला के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जो विशाल पर्वतमाला है, ठीक है। उसमें देखेंगे तो हिमालयन क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं ना। हिमालय प्रायद्वीपीय पठार और राजनीतिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो हिमालय एक्चुअली में क्या करता है ना, उधर से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है चाइना की तरफ से आने से। नहीं तो अभी तो मान के चलो उतना है, तब जाके कश्मीर वगैरह में उतना ठंडा, अगर नहीं रहता तो वो भयानक और ठंडा आता है, ठीक है। पूरी तरह से ठंड से हम लोग जम जाता है पूरा एरिया, फसल बर्बाद होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो हिमालयन नदियाँ वर्षा भर पानी रहता है, क्योंकि वो पहाड़ों से निकलती है ना। वही वर्षा पर आधारित जो नदियाँ रहती है वो क्या रहती है ना, वो उस पर साल भर पानी नहीं मिलेगा, गर्मी के दिन में सूख जाएगा, ठीक है। यहाँ आएंगे तो लिखा हुआ है कि यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज संसाधन भी है। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्सरी चट्टान में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इसमें सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला मिलता है, जो कौन से मिलता है भैया, तो एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। तो याद रखना ना, कोयला के 4 प्रकार बताया हूँ, एबी लिपि, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, जो कि कारगिल क्षेत्र के ना किस एरिया में मिलता है, तो यह देखिएगा रियासी में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कारगिल क्षेत्र के रियासी में किस लिए प्रसिद्ध है, तो एंथ्रासाइट कोयला के लिए फेमस है। या एंथ्रासाइट कोयला का सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला है वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो कारगिल के रियासी में पाया जाता है, ये देखिए, ठीक है। अगला देखेंगे तो ये वन संसाधन के बारे में दिखा है। शीशम, ओक, लॉरेंस, देवदार आदि जो है दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। इसमें जड़ी बूटियाँ मिलता है हम लोग जंगलों से, और आयुर्वेद का भी हमारे काम होता है। हिमाचल ना, उसको देखेंगे तो हिमालय पर्यटनों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापारिक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो उत्तर भारत का है ना विशाल मैदानी भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग देखेंगे तो इसका निर्माण क्वाटरनी एवं नियोजोइक महाकल्प के प्लेस्टोसीन और हीलियोसीन कल्प में हुआ था, ये ठीक है। ये मैदानी भाग जो है ये क्वेश्चन पूछता है, तो क्वाटरनी और नियोजोइक महाकल्प के है ना प्लेस्टोसीन और होलोसीन के कल्प में हुआ था। भारत में न्यूनतम भूगर्भिक संरचना है। उसके बाद देखेंगे तो 33 सागर भूसन्नति के जो निर्माण हुआ था, ये यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ था, ठीक है। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये 33 सागर है ना, एक्चुअली में जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले 33 सागर था, ठीक है। अब वहाँ पर पुराने जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है, और जलोढ़ मिट्टी जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो बांगर और एक तो खादर, ये दोनों के बारे में बता चुका हूँ। बांगर किसे कहते हैं, खागर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। यहाँ से आगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते लोग। पहला जो क्वेश्चन लिखा है भारत आकार स्थिति जो है, पहला चैप्टर आप जानते हैं कि भारत की आकार और स्थिति है, ठीक है। तो जो चैप्टर था ना, वो दोनों चैप्टर का एक ही चैप्टर में इसका कंबाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है। उसके बाद से अगला जो चैप्टर आएगा इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा कम है। अगले एमसीक्यू जो चैप्टर आएगा है ना, भारत का भौतिक विभाजन जो है, उसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू, ठीक है। तो चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन मिलते जाएंगे आप लोगों को। यहाँ लिखा है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो भारत देश के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हेलो, तो उत्तरी गोलार्ध में तो है ही हेलो। भारत का पूर्वी देशांतर जो है, पूरब सबसे पूर्वी देशांतर देखेंगे तो 80 डिग्री 7 है, तो नहीं है। पूर्वी देशांतर देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट है एक्चुअली में, ठीक है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेंगे तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा भारतीय संघ का, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट बोले थे कि अंडमान निकोबार का सबसे निचली पॉइंट जो होता है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और सबसे ऊपरी पॉइंट को इंदिरा कॉल बोला जाता है। कन्याकुमारी उसको बोलते हैं जो मुख्य भाग का सबसे निचली बिंदु है, ठीक है ना। पॉइंट पेड्रो जो यही इंदिरा पॉइंट को यही पॉइंट पेड्रो भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, तो 3% तो नहीं है, 2.4% है, ठीक है। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा का भ्रंशोत पर्वत में अवस्थित है। तो भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा कर रहा है, यानी कि उत्तर में चली जाइए तो ये नॉर्थ, और उसके पूर्व साइड में तो कौन सा है, भ्रंशोत पर्वत नहीं, भ्रंशोत पर्वत तो नहीं है। भ्रंशोत उस साइड में वलित पर्वत है, क्योंकि हिमालय पर्वत है, ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमा में। तो हमको लग रहा है कि 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। किधर गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है। जैसे कि मैंने बोला, ना ही 1 और ना ही 2 दोनों सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला पहाड़ जो है ना, देखो ना 1 और ना 2 सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर ऊपर वाला चट्टान जो है वलित पर्वत है, भ्रंशोत चट्टानों में आप लोग को बता चुका हूँ कि भ्रंशोत चट्टान जो या पहाड़ पूछेगा तो सतपुड़ा हो जाएगा, विंध्याचल हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर पढ़े रहेंगे बढ़िया से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखा एनसीईआरटी की 8वीं क्लास का भूगोल का ना ये सेशन है, तो वो
चैप्टर वाइज चल रहा है आपका जो MCQ सीरीज़ था तो। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे MCQ सीरीज़ है जो बहुत ही ईजी है और वो SCERT यानी बिहार बोर्ड की किताब से बना हुआ है ना, मतलब किताब के अंदर से बना हुआ है, तो कोई खास ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन वो आपको PRT के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो उसका एक बार मैं मैराथन क्लास करके चलाऊँगा, उसमें 6 क्लास पूरा करा दूँगा एक ही बार में। 6 क्लास का तो शायद MCQ पूरा कर ही दिया हूँ, 7th का उसी तरह पूरा करा दूँगा, 8th का पूरा करा दूँगा, 9th का पूरा करा दूँगा और 10th का भी पूरा करा दूँगा, ठीक है। उसका PDF मेरे पास रखा हुआ है ना, उस सारे को सारे के सारे MCQ को एक साथ मैं किसी मैराथन क्लास में पूरी तरह से करा दूँगा, जो किताब के अंदर का होगा। ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार ईजी क्वेश्चन एक आध को आ जाता है, तो मान के चलिए कि पूरे PDF में से एक भी क्वेश्चन लड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात होगा हमारे लिए भी, आप सभी के लिए भी। उसके बाद देखेंगे तो निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य जो है हम लोग कौन सा, राजस्थान है, और सबसे छोटा जो है गोवा है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद निकाय कि पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश से 3 राज्यों में फैला हुआ है, इनके विभिन्न अवस्थितियों के संबंध बताइए, मतलब तीनों जगह का नाम बताइए जो फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा है ना, यमन जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कराकाल जो है तमिलनाडु में, ठीक है, माहे जो है केरल में फैला हुआ है, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र जो है इसका संबंध देखेंगे तो तीनों एक दूसरे से मैच कर सकता है, क्योंकि यमन आंध्र जो देखो पौंडीचेरी जो है ना जगह, ये एक जगह नहीं है। जैसे मान के चलो कोई एक जगह का नाम रखा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या दिल्ली हो गया, एक ही जगह है, लेकिन ये पौंडीचेरी 3 भागों में बटा हुआ है। कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु साइड में है, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है अलग अलग जगहों पर इसका हिस्सा है, ठीक है। आ गया जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है, यानी जमीन की तरफ से भी जा सकते हैं और उस जगह से मतलब उस राज्य से जमीन से भी चले जा सकते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको समुद्री रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनली बॉर्डर लाइन। तो राजस्थान गुजरात जो है ना, जिसमें राजस्थान नहीं होगा गुजरात हो सकता है, ठीक है, याद रखिए गुजरात हो जाएगा है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद से पश्चिम बंगाल, यही दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मिजोरम तो ऊपर में हो जाएगा, राजस्थान भी ऊपर में हो जाएगा, जिस जमीनी रास्ता सिर्फ मिलेगा, समुद्री रास्ता उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की लंबाई उत्तर से देखेंगे है ना दक्षिण की ओर तो और पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है, तो पूर्व से पश्चिम यानी इस साइड में अपेक्षा अधिक नहीं कम है। इधर से 2900 है किलोमीटर, आप सभी को पता है, और उत्तर से देखें 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की और पूर्व पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो ठीक है, उत्तर दक्षिण अधिक है ये ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रखा, तो ये भी ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है, तो चीन के साथ कौन लगा हुआ है, तो चीन के साथ देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में तो ये है। उसके बाद उत्तराखंड भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, चीन के साथ बॉर्डर साझा नहीं करेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो तट रेखा देखेंगे सबसे लंबी हो जाएगी तो गुजरात की, क्योंकि गुजरात का देखेंगे तो इस डिज़ाइन का बना हुआ रहता है, ठीक है। गुजरात जो है हम लोग का इस डिज़ाइन का बना हुआ है, तो इसे इसकी तटीय रेखा जो कहते हैं तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब इसका तटीय रेखा है, सब समझे है ना। तो सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश के साथ लगती है, तो उत्तराखंड भी लगेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो ये तो चला जाएगा और नेपाल से लगेगा, क्योंकि और कोई तो उसके पास दिख नहीं रहा है, एक नहीं है, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 10 का, जी किधर गया, 10 का सी, देख सकते हैं 10 का सी है, ठीक है। उसको देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद से राजस्थान से गुजरती है, ये भी ठीक है, त्रिपुरा से गुजरती है, भी ठीक है, मिजोरम से, ये सभी हो जाएगा, तुमसे सभी हो जाएगा, ठीक है। ये कर्क रेखा का 8 राज्यों में याद करा दिया आप लोगों को, याद रखिएगा। ये पहला गुजरात, उसके बाद से राजस्थान ना, ये गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान थोड़ा सा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये देखिए, ठीक है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है, तो पाक जल संधि या मन्नार अखाड़ी जब भी पूछेगा तो भारत और श्रीलंका, मालदीव नहीं भैया, भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप यानी चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया, और ये भारत का भौतिक स्वरूप जब मैं उसका थ्योरी क्लास करा दूंगा तब उसका MCQ क्वेश्चन भी उसके साथ में करा दूंगा। और ये जो MCQ क्वेश्चन जो है इस बार जो भारत का भौतिक स्वरूप है इसमें जो है 70+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सेशन कंटिन्यू इसी तरह किया जाएगा,
जो कि महेश कुमार बर्णवाल बुक का, अगेन मैं बता रहा हूँ आपसे, महेश कुमार बर्णवाल बुक का चल रहा है। ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि सारी किताब एक तरफ और ये अकेला सब पे भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो इस सेशन को लगातार आप देखते रहिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। किसी भी तरह का सजेशन देना होगा तो आप हमसे बेधड़क आप मैसेज कर सकते हैं। और PDF लेना होगा तो टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है A बड़ा और ALAMSIR है ना 555। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देने के लिए। तो ये भी करते हैं वीडियो को एंड, फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।